सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग फेडरलिज्म की जो प्रैक्टिस है इंडिया में चल रही है और किस तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया में संघवाद को मजबूत किया गया और इसको आगे बढ़ाया गया, उसका एक मॉडल, एक कॉन्सेप्ट इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी है। अभी लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन है भाषाई आधार पर और सांस्कृतिक या दूसरे किसी भौगोलिक आधार पर राज्यों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, विभाजन है, उसने भी संघवाद में एक और पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से क्षेत्रीयता के आधार पर लोगों को उनके राज्यों में बांट दिया गया, जिससे उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो वहाँ पर सर्वाइव करने में। ऐसे ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज पॉलिसी। आपको पता है कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, स्टेट्स में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग 500 तो रिकॉग्नाइज्ड ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बड़े एरिया में बोली जाती हैं और उनमें उनकी राइटिंग स्किल है, उनकी स्क्रिप्ट है। उसके अलावा तो अगर क्षेत्रीय भाषाओं को और उपभाषाओं में बांट दिया जाएगा तो फिर तो ये बहुत ऊपर निकल जाएंगी, हज़ारों की संख्या में पहुंच जाएंगी। लेकिन फिर भी इतने बड़े देश में जहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में अलग अलग क्षेत्र में भाषाओं को लोग बोलते हैं, तो एक इंडिपेंडेंट इंडिया में 1947 के बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और उसके बाद में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी, 1950 के बाद जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को 1950 को, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने और इंडियन लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ा ये प्रश्न सामने आ गया था कि सभी राज्यों में और केंद्र में किस भाषा का प्रयोग किया जाए, किस भाषा में जो ऑफिशियल वर्क हैं, कार्यालयी कामकाज हैं, वो निपटाए जाएँ। कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि देश के सभी हिस्सों से एक दूसरी जगह पर जाना होगा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, लीडर्स हों या ऑफिशियल्स हों या कोई भी डिपार्टमेंट हो, रेलवे जैसा डिपार्टमेंट। अब ट्रेन आसाम से चल करके कन्याकुमारी तक जाती है कोई ट्रेन, तो अब देख लीजिए कितने विभिन्न भाषाई राज्यों से वो गुजरती है। तो उनके कर्मचारियों को किस भाषा में कामकाज करना होगा, जो कम्युनिकेशन है, सामान्य वार्तालाप है, वो किस भाषा में करेंगे, इसको लेकर के बहुत उलझन में वो लोग थे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। और अभी आपने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पावर शेयरिंग में, उसमें देखा था कि किस तरीके से श्रीलंका और बेल्जियम में भाषा के आधार पर ही इतना बड़ा संघर्ष और एक तरीके के सिविल वॉर जैसी, गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी, जिसमें बेल्जियम ने तो चलो किसी तरीके से एक अच्छा मॉडल अडॉप्ट करके वहाँ की जो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम थी, भाषाई समस्या थी, उसका समाधान निकाल लिया। उन्होंने फ्रेंच, डच और जर्मन स्पीकर्स के लिए सरकारें बना दी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उनको सेपरेट लॉज और सेपरेट जुरिडिक्शन एरियाज़ में बंद करके रख दिया है, जिससे अब वो एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन श्रीलंका में देखिए कि जब ज़बरदस्ती वहाँ पर सिंगली भाषा पूरे देश के ऊपर थोप दी गई एज ए नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज, तब जो गैर सिंगली भाषी लोग थे, जो तमिल स्पीकर्स थे, उनको कितनी प्रॉब्लम हुई। वो आज तक उसको फेस कर रहे हैं। और वहाँ जो गृह युद्ध के हालात हैं, जो संघर्ष है कम्युनिटीज़ के बीच में भाषा के आधार पर, वो अभी भी चल रहा है। तो शायद इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होता अगर सही तरीके से यहाँ पर लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट ना की गई होती तो। लेकिन ये बुद्धिमानी थी उस समय के लीडर्स की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और साथ ही पूरे इसमें भारतवासियों को श्रेय जाता है कि उन्होंने अपनी अपनी डिमांड, अपनी समस्याओं को कम से कम सामने रख करके सरकारों से और पार्लियामेंट से अपनी बात को मनवाया और अपने लिए वो सभी लॉज और वो सभी चीज़ें उन्होंने संवैधानिक तौर पर और कानूनी तौर पर
शामिल करवा ली, जिससे कि आज वो सुरक्षित हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हालात होते। अब पूरे कंट्री की अगर बात करेंगे तो जितनी भाषाएं हैं, आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग संविधान में जो उल्लिखित शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उनमें जिन भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ है वो हैं 22, 22 भाषाओं को, जिसमें हिंदी भी शामिल है। पूरे देश की कुल 22 भाषाओं को मैंने बताया जिसमें हिंदी भी शामिल है, इनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में रखा गया है। और इसका मतलब ये है कि कोई भी राज्य या केंद्र सरकार ये 22 लैंग्वेजेस में से, इन 22 राज्य की भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में वो अपने ऑफिशियल कामकाज को, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। और आपको पता है कि जब आप उत्तर भारत के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार में देखते हैं तो यहाँ जो सरकार की कामकाज की भाषा वो हिंदी है। आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पंजाबी दिखती है, ठीक है। महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी दिखेगी, तमिलनाडु में तमिल दिखेगी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु दिखेगी। तो इस तरीके के जो राज्य हैं जहाँ पर जो भाषा विशेष रूप से बोली जाती है और उसकी अपनी एक स्क्रिप्ट है, उसको लिखा जा सकता है, उसकी लिखावट भी है अलग, तो उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में रखा गया है और उन राज्यों के कामकाज उस भाषा में चल रहे हैं। और साथ ही साथ इंग्लिश का सहारा भी इन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के साथ में लिया जाता है, क्योंकि इंग्लिश से अंग्रेज़ों के यहाँ लंबे समय तक रहने के बाद में पूरे देश की एक बहुत ही फेमस और एक पढ़े लिखे समाज की एक मुख्य भाषा बन चुकी थी। और आज ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। दुनिया भर में आप देखते हैं बड़े बड़े देश इंग्लिश में ऑफिशियल वर्क के साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें इंग्लिश भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो इंग्लिश को भी एज ए सपोर्टिंग लैंग्वेज लिया जाता है। और इंग्लिश का इस्तेमाल और उसकी जो लेटर्स हैं, वर्डिंग है, वो थोड़ा सा ईजियर भी है। आपको नहीं लगता है, क्योंकि आप जिस भाषा को जानते हैं, आप हिंदी भाषी हैं या बांग्ला भाषी हैं, तमिल भाषी हैं, तो आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला तो आसान लगती है। लेकिन अभी आपको अगर कोई इनमें से, मान लिया आप हिंदी भाषी और आपको बांग्ला सीखनी पड़े या आपको तेलुगु सीखनी पड़े, तो आप देखेंगे कि अदर भाषा में से कोई भी भाषा सीखने की अपेक्षा इंग्लिश को सीखना बहुत आसान है। और इसीलिए इंग्लिश को भी एज ए सपोर्टिंग लैंग्वेज रखा गया। तो वो कामकाज में आपको आती है, दिखता है, सभी जगह पर इस्तेमाल होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ केंद्र सरकार में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी लैंग्वेज पॉलिसी में शुरुआती दिनों में तो कुछ ऐसा संघर्ष रहा, तमाम जो हिंदी भाषी लोग थे, हिंदी भाषी नेता थे, क्योंकि जो हिंदी पट्टी है वो बड़ी है। हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वो उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र, लगभग वहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं। और ये पूरे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का 40% है। 40% हिस्सा पूरे देश में जो कि किसी भाषाई क्षेत्र पर सबसे बड़ा है, वो हिंदी बोलता है। तो इन लोगों ने जोर डाल करके पहले कोशिश की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए और ये पूरे देश पर सभी राज्यों में लागू की जाए, थोपी जाए। लेकिन जो कि संघर्ष बढ़ गया, अदर भाषाई जो राज्य थे, वहाँ के लोग थे, नेता थे, उन लोगों ने विरोध किया। और उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को और बाद में पार्लियामेंट में भी जब भी डिस्कशन हुआ इस चीज़ को लेकर के, तो ये बात क्लियर हो गई कि भाई हिंदी को ज़बरदस्ती थोपना ठीक नहीं है। और इसीलिए ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, वो अपने कामकाज हिंदी में कर सकती है। और उसके साथ साथ इंग्लिश को भी जोड़ दिया गया कि हिंदी और इंग्लिश में कंबाइंड फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट के काम होंगे। तो केंद्र सरकार ने अपनी भाषा को हिंदी और उसके साथ इंग्लिश को कंबाइंड फॉर्म में रखा हुआ है। और राज्यों ने अपनी भाषाएं, अपनी वो जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उनमें से किसी न किसी को बना रखा है। तो ये भाषाई आधार पर जो तनाव था या आने वाले दौर में जो संघर्ष थे कि कहीं भाषा के आधार पर फिर अलग राज्यों की, अलग देशों की मांग न उठने लगे, तो इस मॉडल को अडॉप्ट करके इंडिया ने और इंडियन उस टाइम की
गवर्नमेंट ने अपनी इस भाषाई समस्या को, भाषाई तनाव को समाप्त कर लिया था। अब अगले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसमें रीडिंग भी करिए बुक से, और साथ ही साथ इन वीडियोज़ को भी देख करके समझते जाइए।